हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आज़ाद आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद अल्फ़ा पे स्वागत करता हूं। हम लोग आज अपने जिस भूखंड पे हम लोग रहते हैं, जिसे राज्य या देश कहा जाता है, उस राज्य की पहली तो हम लोग ये देखेंगे कि उस राज्य की परिभाषा संविधान के हिसाब से क्या है, या जिन राजनीति विज्ञान के विचारकों का कथन सर्वमान्य है, उनका कथन, जैसे टी.एच. मार्शल जी हैं, वो राज्य की क्या परिभाषा देते हैं, या संवैधानिक प्रावधानों से राज्य की जो परिभाषा हमको पता लगती है कि राज्य की क्या परिभाषा है, उसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स में, हमारे सब्सक्राइबर्स में जो 80% का समुदाय होगा, वो राज्य की परिभाषा तो जानता ही होगा। फिर भी ये वीडियो मेरा उन व्यूवर्स को समर्पित है। सब्सक्राइब कर बोल दिया, कोई बात नहीं। उन व्यूवर्स को समर्पित है जिन्हें ये नहीं पता है कि हाँ, राज्य क्या है या राज्य की परिभाषा क्या है, या किसी देश में निवास करने वाली जनसंख्या और उस जनसंख्या में जो निवासी हैं, जो प्रवासी हैं, और निवासियों में भी जो नागरिक हैं, और नागरिक के बाद विदेशी नागरिक हैं, शरणार्थी हैं, और शरणार्थी के बाद में जो अवैध प्रवासी हैं। और ये कैटेगरी होती है किसी देश में निवासियों की। आशा है कि आप लोग सब ये एकदम स्पष्ट होंगे कि नागरिक, जनता, जनसंख्या, निवासी, प्रवासी, शरणार्थी या विदेशी नागरिक, इनकी परिभाषा आप सभी लोगों को पता होगी, या नहीं भी पता होगी तो हम जो है आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों का ये कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे कि हाँ, जो भूखंड पे रहने वाले लोग हैं, जिनको, या जो भी प्राणी हैं, प्राणियों में जो गणना का एक आधार है वो जनसंख्या है, और जनसंख्या के बाद फिर किसी देश में एकदम नियोजित और पूर्ण तरीके से एक सदस्य के रूप में रहने वाला नागरिक है। और नागरिक के पास राज्य के द्वारा दिए गए कर्तव्य और राज्य द्वारा प्राप्त अधिकार दोनों होते हैं, और ये जो है प्रवासी या शरणार्थी या विदेशी नागरिकों के पास नहीं होते हैं। आशा है जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं जो हमारा आज का युवा समाज है, या युवा जो लोग हैं, जो वनडे एग्ज़ाम की कोचिंग या किसी विशेष पार्टिकुलर विधा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, और मेरे युवा समाज के लोग ही क्यों, मेरे घर के गार्जियन, मेरी माताओं, मेरी बहनों, और मेरी जो तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, मैं ये चाहता हूँ कि उनको भी ये पता हो, क्योंकि आज के सिचुएशन में जो आज हमारे साथ चल रहा है, जो हम लोग जिस परिवेश में हैं, हमको ये जानना होगा कि हमारा जो देश है वो किन गतिविधियों में और कैसे आगे बढ़ रहा है। और जो हमने लड़ाई लड़ी थी, वो हमारी लड़ाई जो लोकतंत्रात्मक समाजवाद की थी, वो कहाँ तक पहुँची है, और उसमें कहाँ तक हम एकदम स्पष्ट एवं पारदर्शी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो ये समझना, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये एक मूल विषय है, और इसको आपको जानना होता है कि आप एज ए नागरिक, भारत के आप निवासी हैं, आप जन्म के आधार पे अधिकतर लोगों को नागरिकता मिली होगी,
तो नागरिकता के क्या प्रावधान हैं और भी किस तरीके से नागरिकता मिलती है। और उसमें हमने देखा अभी हाल ही में बहुत विवाद में रहा नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो जिसको CAA के नाम से हम लोग जानते हैं, 2019। वैसे तो इसमें आज तक 1955 के बाद में 9 बार संविधान में संशोधन हो चुका है नागरिकता के, पर ये 2019 में ऐसी क्या घटनाएं हुई जिसके कारण जो है लोग आंदोलित हो उठे थे, और क्या असर पड़ा इस संविधान संशोधन का, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे अभी। आइए एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे देते हैं कि क्या है, कैसे है, क्यों होती हैं चीज़ें। तो आप लोग ये देखिए कि पहला नंबर तो राजनीति विज्ञान के अनुसार, राजनीति विज्ञान के अनुसार, विज्ञान के अनुसार कोई भूखंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भूखंड होना चाहिए, प्लस उसमें जनसंख्या होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। और जनसंख्या के साथ ही साथ में एक जनसंख्या होनी चाहिए, और जनसंख्या के साथ में वो संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु, ठीक, संप्रभु होना चाहिए। और संप्रभु के बाद वहाँ पे एक सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। तो राजनीति विज्ञान के अनुसार राज्य का दर्जा उसे ही दिया जाता है जिनमें ये 4 तत्व निहित होते हैं। और ये सर्वमान अवधारणा जो दी गई है, इसको जो है TH मार्शल जी ने दिया है। किसने दिया है? TH मार्शल। और ये TH मार्शल थे कौन? ये राजनीति विज्ञान के एक महान विचारक हुए। इन्होंने ये अवधारणा दी कि कोई भूखंड या कोई क्षेत्र तभी राज्य कहलाएगा जब उसके पास अपना भूखंड होगा और उसमें कोई जनसंख्या होगी, और उस जनसंख्या द्वारा किसी सरकार का निर्माण होगा। और वो सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए। मतलब वो अपने राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी परिवर्तन को अपने विवेक अनुसार कर सके, उस पर किसी बाह्य शक्ति का प्रभाव ना हो। आशा है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जनसंख्या का क्या डिजाइन होती है, जनसंख्या किस हिसाब से होती है। किसी राज्य में रहने वाले लोगों को जनसंख्या कब कहते हैं, नागरिक कब कहते हैं, निवासी कब कहते हैं, जनता कब कहते हैं, प्रजा कब कहते हैं, ये सारी चीज़ें पर्याय नहीं हैं। ये सारी चीज़ों का, इन सारे शब्दों का अपना अलग अलग महत्व और मतलब है। ठीक है, तो हम आपको समझाने चल रहे हैं, समझिए। क्या हमने बताया? जनसंख्या, जनसंख्या। अब जनसंख्या तो होगी, पर जनसंख्या में जो है पहला किसी देश में रहने वाले निवासी शामिल होंगे। कौन शामिल होंगे? निवासी। निवासी शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे हमने अधिवास शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ये आप दिमाग में रखिएगा कि अधिवास शब्द नहीं है, निवासी मतलब निवास का बात, निवास की बात हमने की है। कौन से लोग होंगे? पहला तो वो निवासी होंगे, दूसरा वो प्रवासी होंगे। कौन होंगे? प्रवासी होंगे। इतनी बात समझ में आई कि जनसंख्या में कौन कौन से लोग हो सकते हैं। पहला जो है निवासी हो सकता है, किसी भी भूखंड में जो लोग रह रहे हैं, जो जनसंख्या रह रही है, वो निवासी हो सकता है या तो प्रवासी हो सकता है। और अब निवासी में भी कई कैटेगरी है। कई कैटेगरी का मतलब क्या है? इसमें जो है पहला
नागरिक हो सकता है। ठीक। दूसरा कौन हो सकता है? विदेशी हो सकता है। ठीक। कौन हो सकता है? विदेशी हो सकता है। और तीसरा कौन हो सकता है? शरणार्थी हो सकता है। समझ में आया? तीसरा कौन हो सकता है? शरणार्थी हो सकता है। और इस प्रवासी में कौन कौन हो सकते हैं? एक तो होता है वैध प्रवासी और एक होता है अवैध प्रवासी। समझ में आया? समझ में आया ना? अब दूसरा, इस विदेशी में भी पहला कौन हो सकता है? मित्र देश। पहला कौन हो सकता है? मित्र देश का विदेशी हो सकता है। और दूसरा कौन हो सकता है? शत्रु देश का विदेशी हो सकता है। ठीक। मित्र देश का जो विदेशी होगा और शत्रु देश का भी विदेशी हो सकता है। ये बात समझ में आई जनसंख्या का। अच्छा, एक जो है बहुत कॉमन सी बात है जो लोगों के ज़्यादा समझ में नहीं आती है। आप समझ लीजिए कि एक टर्म आता है अपने सामने समाजशास्त्र में, एक टर्म आता है नागरिक का। ठीक। या यहाँ पे नहीं, मैं इसको दूसरे शब्दों में बता देता हूँ। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। एक होता है नागरिक। ठीक। और एक होता है प्रजा। ठीक। प्रजा। तो नागरिक के संदर्भ में जो बात कही जाती है वो क्या है कि इनके पास राज्य द्वारा प्राप्त अधिकार होते हैं, प्लस इनके पास राज्य द्वारा आरोपित कर्तव्य भी होते हैं। क्या होते हैं? कर्तव्य भी होते हैं। दूसरा, एक शब्द आता है प्रजा। तो प्रजा के संदर्भ में कर्तव्य तो इनके पास होता है, कर्तव्य इनके पास होता है, पर अधिकार जो है वो न्यूनतम होते हैं। अधिकार जो है न्यूनतम होते हैं। ठीक है, जैसे जिंदा रहना ही इनका अधिकार है। ये जो है जिंदा रहने इनका यही अधिकार है। और ये फीचर जो है, जब हमारा देश लोकतंत्र नहीं हुआ था हमारे देश में, तब उसके पहले राजा महाराजा और आरोपित करते थे। और कई राजा वजा ऐसे भी हुआ करते थे जो काफ़ी अच्छे होते थे, वो खुद ही डेमोक्रेटिक सोच के होते थे। तो ये इतनी बात समझ में आ गई। आशा है कि इतनी बात आप लोगों को एकदम समझ में आ गई होगी कि जो है राज्य क्या है, राज्य में जनसंख्या और भूखंड और सरकार और संप्रभु ये चीज़ें क्या हैं, और जनसंख्या में भी जो निवासी हैं और प्रवासी हैं, और प्रवासी में वैध और अवैध दो हैं, और निवासी में नागरिक हैं, विदेशी हैं, शरणार्थी हैं, और इसमें जो है मित्र देश और शत्रु देश हैं। अच्छा, इस शरणार्थी को भी अगर हम लोग बांट लें, इन शरणार्थियों को भी अगर हम लोग बांट लें, तो आगे अभी हम लोग जब भारतीय डायस्पोरा की बात करेंगे तो उसमें आप समझ पाएंगे कि इन शरणार्थियों को भी अगर दो भाग में बांट लिया जाए, पहला अस्थाई शरणार्थी और दूसरा अस्थाई शरणार्थी। ठीक ना? अब आप समझ गए होंगे, इतनी बात आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम बात करते हैं भारतीय डायस्पोरा पे। डायस्पोरा मतलब जो लोग प्रवासी हैं। अब प्रवासी मतलब अगर हम भारतीय प्रवासी भारतीय प्रवासी की बात कर रहे हैं, तो भारत के द्वारा जो ऐसे लोग जो बाहर जाके रह रहे हों, या मैं अपने देश में कोई अगर आया है वो भी प्रवासी है, मगर वो अगर दस्तावेज विधिक दस्तावेज के साथ में होगा, हमारे द्वारा दिया गया वीज़ा, जिस देश से आया है उस देश द्वारा प्राप्त जो है दिया गया हुआ पासपोर्ट अगर उसके पास है तो वो वैध है।
और जितने दिनों के लिए दिया गया है, अगर उसकी समय सीमा समाप्त नहीं हुई है तो वो वैध है। अगर ऐसा नहीं है, वो फर्जी दस्तावेज या बिना दस्तावेज के किसी तरीके कहीं रह रहा है, तो वो अवैध है। तो आशा है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, आगे चल रहे हैं हम। हाँ, तो अब हम लोग किस पे बात करने वाले हैं। अब आपने समझ लिया कि राज्य क्या है, और राज्य के बाद में जनसंख्या क्या है, और जनसंख्या का वह हिस्सा जो भारत के बाहर जाके विभिन्न देशों में रहता है, वो प्रवासी भारतीय होते हैं, और उनको डायस्पोरा, सामान्य रूप से हम लोग क्या कह देते हैं, डायस्पोरा। हमने बताया कि एक ऐसा भूखंड जहाँ पे कुछ जनसंख्या निवास करती हो, और वो जनसंख्या जो है संप्रभु हो, और उस जनसंख्या के पास अपनी सरकार हो, और सरकार भी संप्रभु हो। ऐसे ऐसी संरचना को जो है हम लोग राज्य का दर्जा देते हैं। और उस जनसंख्या में कौन कौन हो सकता है? एक तो निवासी हो सकता है, दूसरा प्रवासी हो सकता है। और निवासी में भी हम लोग मूल रूप से 4 डिवीजन करते हैं। पहला, निवासी में जो हम लोग 4 डिवीजन करेंगे, वो पहला क्या होगा? पहला नागरिक होगा, जो भारत देश का या किसी उसी राज्य का नागरिक होगा। दूसरा, विदेशी होगा, मतलब बाहर से कोई आके रह रहा होगा। तीसरा, शरणार्थी होगा। चौथा, अवैध प्रवासी होगा। एक राज्य में जनसंख्या और निवासी के रूप में ये 4 कैटेगरी ही संभव हो सकती है, जो हमने आपको अभी बता दिया। अच्छा, एक मोटा मोटा अंतर आपको बता दें, शरणार्थी और अवैध प्रवासी या प्रवासी में जो अंतर होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि जैसे शरणार्थी है तो वो कहीं बाह्य क्षेत्र से आया हुआ ऐसा व्यक्ति जो किसी न किसी उत्पीड़न के कारण वहां से पलायन करके आया हो, वो होता है शरणार्थी। और प्रवासी कौन होता है? जो पलायन का कारण उसके कोई उत्पीड़न ना हो करके, बल्कि रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा या कोई पेशा आदि कारण हो, उनकी संभावनाओं की खोज में वो बाहर गया हो, तो उसको कहते हैं प्रवासी। समझ में आया? और वो जो है पूरा एक वैध दस्तावेज लेके गया होगा, वो होगा प्रवासी। और अवैध प्रवासी एक ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग जो किसी देश में रहने या यात्रा करने के लिए विदेशियों द्वारा एक निश्चित दस्तावेज का न होना, या उस दस्तावेज का समय सीमा समाप्त हो जाना, और उसके बाद भी वहाँ यात्रा या निवास करना, वो अवैध प्रवास कहलाता है। तो वो होते हैं अवैध प्रवासी। अब हम आपको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पे ले जाने के पहले एक बात और स्पष्ट कर दें कि भारत के बाहर, जो भारत के बाहर भारत की जनसंख्या के से जुड़े हुए लोग रह रहे हैं, उनमें 3 कैटेगरी होती है। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती है? एक तो होती है NRI। क्लियर? NRI आप लोग जानते होंगे, नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब ऐसे लोग जो भारत में 182 प्लस दिन नहीं रहते हैं भारत में, मतलब 182 प्लस दिन वो विदेशों में रहते हैं, वो होते हैं NRI। दूसरे होते हैं PIO, पर्सनल ऑफ इंडियन
ओरिजिन, इनका क्या मतलब है? वो भारतीय मूल के जो है व्यक्ति, वो भारतीय नहीं होते हैं, वो विदेशी ही होते हैं, मगर वो 2 3 4 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज जो है इंडिया में रहे होते हैं, वो भारतीय होते हैं, रहे हुए होते हैं, तो उनको कहते हैं PIO। और एक और भी कैटेगरी अभी 2015 के बाद वो मर्ज कर दी गई। वैसे तो LM सिंघवी की एक समिति बनी थी, उसने जो है एक और कैटेगरी को मंजूरी दी भारत में, जिनको कहा जाता है OCI। OCI कौन होते हैं? ओवरसीज इंडियन। ठीक, OCI का मतलब ओवरसीज इंडियन, मतलब समुद्र पारी नागरिकता है ये एक प्रकार से। इसको जो है डिस्कस करेंगे अभी क्लास में कि क्या है कैसे है। तो ये 3 कैटेगरी है। अब 2019 का जो नागरिकता संबंधी संशोधन किया गया, उसमें इतना बवाल क्या मचा था? बवाल यही था कि जो भारतीय डायस्पोरा है, डायस्पोरा में हमने 3 लोगों को आपको बताया। डायस्पोरा में कितने लोगों को बताया? 3 लोगों को बताया। जो 3 लोग हैं, वो पहला कौन है? NRI है, दूसरा PIO है, और तीसरा OCI है। तो इसमें क्या हुआ कि पहला नंबर तो इस अधिनियम के माध्यम से कहा गया कि जो अवैध प्रवासी की परिभाषा थी भारत में, उसको बदल दिया गया। अवैध प्रवासी की जो परिभाषा है उसको बदल दिया गया। ठीक, दूसरा इसमें क्या किया गया? दूसरा ये किया गया कि जो देशीकरण से भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, और उन 5 तरीकों में एक तरीका जो विदेशियों के लिए लिया गया है, या विदेशी व्यक्तियों को नागरिकता देने के लिए जिस विधा का प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं देशीकरण प्रक्रिया, या नागरिकता प्राप्त करने की देशीकरण नीति या सिद्धांत। तो इस देशीकरण की जो परिभाषा है, या देशीकरण से प्राप्त नागरिकता के जो प्रावधान थे, उनमें जो है कुछ लोगों को छूट दे दी गई। और कुछ लोग वो थे कौन? अब उनके बारे में हम एकदम स्पष्ट आपसे बता दें कि वो कुछ लोग, पहले तो कुछ लोग की परिभाषा समझ लीजिए कि वो कुछ लोग थे कौन। वो कुछ लोग भारत के बाहर, मतलब जो ये अपना पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, या तो आप ये कह सकते हैं गैर मुस्लिम लोग, 3 देशों के 6 संप्रदाय, 3 देशों के 6 संप्रदाय के लोग थे, जिनको कुछ लोगों से हमने डिफाइन किया। इनको जो है ये कह दिया गया कि इनकी जो है देशीकरण की जो प्रक्रिया थी, प्रावधान था, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की जो देशीकरण की का प्रावधान है, उसमें कहा गया था कि पहला ये था कि वो जो है कम से कम 12 महीने से लगातार इंडिया में रह रहा हो, और दूसरा पिछले 14 वर्षों में कम से कम 11 वर्ष भारत में रहा हो, और भारत में रहने की इच्छा रखता हो। ऐसे लोगों को देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जा सकती है। अब इन कुछ लोगों के लिए, कौन कौन लोग? जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो है आए हैं, और वो 6 संप्रदाय के हैं। उसमें मुस्लिम संप्रदाय नहीं है, या इस्लाम संप्रदाय नहीं है, मतलब मुस्लिम जाति के लिए प्रावधान नहीं था, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। उसमें जो है सिर्फ हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, इतने 6 संप्रदाय के लोगों को वरीयता दी गई कि वो 14 वर्ष में जो 11 वर्ष रहने का प्रावधान था, वो 14 वर्ष में मात्र अगर 5 साल भी रहे हों
तो उनको नागरिकता दी जा सकती थी। और यही था विवाद का कुल मसला। कुल मसला क्या था विवाद का, कि क्या जो भारत के लोग हैं जिनको आप नागरिकता दे रहे हो इस आधार पे कि वो आ जाएं भारत में रह लें, वो कहीं न कहीं भारतीय मूल के जुड़े हुए लोग हैं, तो इनमें मुस्लिम संप्रदाय के लिए आपके मन में ऐसा क्या है? आप तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के तहत ये कहते हो कि आर्टिकल 14 में सबको समान समान अवसर है, समानता की बात आप करते हैं, और 15 में आप कहते हैं कि हम धार्मिक रूप से एकदम पंथ निरपेक्ष रहेंगे। तो आप इसमें जो है ये आप नहीं अपने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों की ही अवमानना कर रहे हो, तो आप जो है ये गलत कर रहे हो। यही इसमें मुख्य विवाद भी था। पर जो इंडियन गवर्नमेंट है इसका मानना ये था कि हम इन जो लोगों को वहाँ से बुला रहे हैं, हम इनको धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर बुला रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में इस्लाम धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं। मतलब साधारण क्या, विशेष बहुमत नहीं, साधारण बहुमत के बहुत ऊपर, मतलब 80% से ज़्यादा नागरिक। तो वहाँ पे जहाँ पे मुस्लिम देश ही है लगभग, तो वहाँ पे मुस्लिम को कौन सी जो है धर्म पे उनका उत्पीड़न हो सकता है? धर्म के नाम पे, वहाँ पे धर्म के नाम पे तो सिर्फ उन्हीं का उत्पीड़न हो सकता है जो हिंदू, बौद्ध, जैन ये सब हैं। तो इन लोगों को हम बुला रहे हैं। और वैसे भी हमने आपसे बताया है कि जैसे समानता का अधिकार है, पर हमारे संविधान में ही कहीं न कहीं ये भी तो दिया गया है कि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। अब ये समानता की बात तो यहाँ भी डिफीट हो जाती है। या ये भी कह सकता है कि जैसे जनजातीय क्षेत्र हैं, SC ST हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। तो हम समानता भी रखते हैं, हम पंथ निरपेक्षता भी रखते हैं। हमारे संविधान की यही खूबसूरती है कि हम बहुत बड़े क्षेत्र को बहुत सीमित दस्तावेज या बहुत सीमित मार्गों से अपने हिसाब से हम अपने संविधान को एडजस्ट कर सकते हैं। पर वो उद्देश्य हमारे तभी साबित होंगे, सही उसमें फिट बैठ पाएंगे हमारे संविधान में, जब हम मानवता का हनन न कर रहे हों या अपना कोई अर्थ न साध रहे हों, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये कुल जमा बात हो गई। और हम आपको अब एक बार सोच रहे हैं कि ये पूरा का पूरा कंटेंट लिख के बोर्ड पे अच्छे से समझा दें कि भारतीय डायस्पोरा क्या है, राज्य क्या है, जनसंख्या क्या है, नागरिक क्या है, और जो वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ है उसमें जो है क्या प्रावधान ऐसे किए गए जिसके कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, या हमारे देश के नागरिकों से जुड़े उनके मौलिक अधिकारों की जो संरचना है उसमें किस प्रकार से बाह्य शक्तियाँ प्रभावित भविष्य में कर सकती हैं, उसको देखते हुए हम लोग इसका एक ओवरव्यू या उसको एक सामान्य समझ इस पे विकसित कर सकें, ताकि हमें कम से कम ये तो पता हो कि हम जिस भूखंड में रह रहे हैं उसका मानक क्या है, या मैं नागरिक हूँ तो मेरी क्षमताएं क्या हैं और मेरे नागरिक होने का आधार क्या है। कम से कम आपको इस बात पे कोई खारिज न कर पाए कि आपसे अगर कोई तथ्य पूछा जाए तो आप उसका कोई लिखित प्रावधान ही न दे पाएँ कि हाँ कहाँ से क्या है, कैसे कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो आप इसके बारे में जानें और एक सजग नागरिक बने, मेरी यही कामना रहती है हमेशा। और मैं ये चाहता भी हूँ कि मेरे माध्यम से जो भी मुझे थोड़ा बहुत टूटा फूटा ज्ञान है उसके माध्यम से आप लोगों की एक समझ विकसित कर सकूं। तो आइए देखते हैं क्या है कैसे है। हाँ, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि जो है क्या है कैसे है। तो हमने आपसे बताया
भारतीय डायस्पोरा की, ठीक, भारतीय डायस्पोरा की। अब इसमें भी 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी का मतलब, पहला NRI, दूसरा PIO, और तीसरी जो कैटेगरी है वो है OCI। ठीक, ये 3 कैटेगरी भारतीय डायस्पोरा की हम लोग निश्चित कर सकते हैं। अब इसमें ये कौन है, इनका अगर इनकी बात की जाए तो ये भारत के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक। ठीक, पर ये क्या, इनके इनके पीछे NRI कहने की इनकी शर्त क्या है, ये 182 प्लस दिन भारत के बाहर रहते हैं, बाहर, भारत के बाहर विदेशों में रहते हैं, विदेशों में वैध तरीके से रहते हैं, वैध तरीके से रहते हैं। मतलब वैध शब्द लगाने का मतलब क्या है, मतलब ये भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं। ठीक, दूसरा PIO कौन है। अब एक चीज आप समझिए, पहले PIO का कॉन्सेप्ट आया कैसे। PIO पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब ऐसे भारतीय मूल के लोग जो यहाँ पे जब उपनिवेशवाद था और वो लोग रह रहे थे, और जब यहाँ पे ब्रिटेन या ब्रिटिश ताज द्वारा भारत पे उपनिवेशवाद थोप दिया गया या धीरे धीरे यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया गया, तो जो है वो लोग भारत के बाहर पलायन कर गए। ठीक, तो भारत के बाहर पलायन तो कर गए, पर उनके दादा या दादी या पापा या उनके उनके पिता या माता भारत के निवासी थे। तब तो भारत जो है आज़ाद नहीं हुआ था, और तब नागरिकता या भूखंड या राज्य जैसे स्थापना, जो राज्य की स्थापना जैसे विचार हैं वो तो मन में भी नहीं आते रहे होंगे। तो वो थे भारतीय मूल के, पर वो विदेशों में रहने लगे थे, तो उनको जो है PIO की श्रेणी में डाल दिया गया। अच्छा, इनको जो है भारत वापस आने के लिए कई सारे प्रावधान भी किए गए भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा कि ये लोग भारत के हैं और दोबारा भारत में अगर आएंगे तो इनको नागरिकता दे दी जाएगी, और नागरिकता भी दी जाएगी, और यहाँ के पर्यटन या यहाँ आने जाने रहने बसने के लिए इनको काफ़ी चीज़ों में छूट भी दी गई, जो सामान्य रूप से और देशों के नागरिकों को हम लोग नहीं देते हैं। वो PIO को हम एज ए नागरिक ही ट्रीट करते हैं, बस इनको जो है संपूर्ण अधिकार, जो नागरिक द्वारा मौलिक अधिकार प्राप्त हैं या जो राज्य द्वारा जितने कर्तव्य दिए गए हैं उन सारों पे, सारी चीज़ों पे इनका हक नहीं रहता है। तो PIO का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो है ये विदेशी हैं। कौन है ये विदेशी हैं, विदेशी हैं, परंतु भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं। समझ में आया, इतनी बात समझ में आया। अच्छा, ये PIO का जो कॉन्सेप्ट है ये 2002 में PIO 2002 में PIO जारी किया गया, जारी किया गया। ठीक, इसके पहले हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था। हम PIO मतलब भारत के बाहर, चाहे वो स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पहले जो लोग थे उनको हमने नागरिकता का, जब हमने आर्टिकल लिखा और उसमें भी आर्टिकल हमने लिखा जो आर्टिकल 6 है और आर्टिकल 7 है, उसमें हमने इन लोगों के लिए प्रावधान किया था, परंतु जो है
हमने PIO जैसी अवधारणा का विकास नहीं किया था। दूसरा, अब OCI क्या है? अब ये तो वो लोग थे ना भैया कि जो विदेश में है परंतु भारतीय मूल के हैं। परंतु अब इसमें ये कहा गया OCI की परिभाषा देते हुए क्या कहा कि 15 अगस्त 1947 के बाद नहीं, 15 अगस्त 1947 के बाद या 26 जनवरी 1950 के पहले, ठीक, भारतीय क्षेत्र से जुड़े लोग जो भारत में नहीं निवास करते हैं, ठीक है। अब इसी OCI का जो प्रावधान है, इसको जो है एल.एम. सिंघवी द्वारा एक कमेटी बनाई गई, एल.एम. सिंघवी कमेटी, और इसी ने जो है 2002 में एक अपनी रिपोर्ट देती है और 2003 में OCI का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई कि NRI अपना अलग है, PIO अलग है, OCI अलग है। अब होता क्या है कि जो है 2015 में आप लोगों ने देखा होगा, 2019 के पहले जो अमेंडमेंट हुआ था नागरिकता संबंधी, तो 2015 में क्या किया गया कि 2015 में PIO और OCI का विलय कर दिया गया। PIO और OCI का विलय कर दिया गया, ठीक। क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। अब विलय करने के पश्चात क्या हुआ, इन दोनों के स्थान पर एक नई स्कीम ला दी गई, OCI कार्ड धारक। अब जो लोग भारतीय मूल के थे, बाहर रहते थे, या 15 अगस्त 1947 के बाद या 26 जनवरी 1950 के पहले भारतीय क्षेत्र से जुड़े लोग थे। भारतीय क्षेत्र से जुड़े रहने का मतलब, जैसे 15 अगस्त 1947 के बाद में जो है पाकिस्तान का विभाजन हो गया, फिर उधर बांग्लादेश, और उसके बाद क्या है 26 जनवरी 1950 जैसे सिक्किम है, उसके बाद आए गोवा हमने बाद में उस पर कब्जा लिया। तो जो है इन सारे लोगों के लिए PIO और OCI का विलय करके OCI कार्ड धारक का कॉन्सेप्ट दे दिया गया। समझ में आया? परंतु क्या हुआ, अब इसमें बीच में और एक गेम क्या हुआ, अब इसको आप देखते रहिएगा कि इसमें क्या हुआ। हमने आपको बताया कि ये PIO, ये OCI है। तो क्या किया गया कि 2003 में 16 देशों के PIO को OCI कार्ड दिया गया। OCI कार्ड दिया गया। समझ में आया? अब समझ में आ रहा है बात कि PIO कौन है, OCI कौन है। PIO वही हैं जिनको जो है थोड़ा सा चिन्हित करके और व्यवस्थित ढंग से स्कीम के अंतर्गत ला दिया गया है कि 2003 में जो है 16 देशों के PI को OCI कार्ड दे दिया गया, और उनको जो है सबको मिला के एक OCI कार्ड धारक योजना चला दी गई। फिर इसमें क्या होता है, इसमें 2005 में एक संशोधन हो जाता है। 2005 में
संशोधन हो जाता है। और ये संशोधन क्या होता है कि सभी देशों के पीआईओ संशोधन, संशोधन में क्या बात कही गई, सभी देशों के पीआईओ को ओसीआई बना दिया गया। ठीक, बना दिया गया। इसमें अपवाद के रूप में, अपवाद रखा गया। अपवाद के रूप में इसमें बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब अच्छा, ऐसा क्यों किया गया होगा? ऐसा इसलिए किया गया कि कहीं न कहीं भारत से ही निकला हुआ बांग्लादेश है और भारत से ही निकला हुआ पाकिस्तान है। अगर हम पीआईओ, ऐसे लोग जिनका उद्भव इंडिया में है, अगर उनको कंसीडर करेंगे और सबको ओसीआई बनाएंगे, तो बांग्लादेश का रहने वाला हर आदमी बोलेगा कि मेरा उद्भव इंडिया से है और पाकिस्तान का आदमी बोलेगा कि मेरा उद्भव इंडिया से है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए इन दोनों देशों को अपवाद में रख दिया गया। और 2003 में 16 देश, पहले 16 देश इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किए कि हमारे ये मित्र देश हैं और यहाँ के जो भारतीय उद्भव के व्यक्ति हैं उनको हम ओसीआई कार्ड दे रहे हैं। फिर 2005 में उसको जो है संशोधन कर दिया गया और सभी देशों के पीआईओ को ओसीआई बना दिया गया, परंतु अपवाद के रूप में बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ दिया गया। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब ओसीआई और पीआईओ दो अलग अलग चीजें काम करने लगी। अब इसी को 2015 में, इसी को 2015 में क्या किया गया, अब ये दो अलग अलग चीजें अस्तित्व में आ गई। फिर 2015 में क्या होता है कि 2015 में एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है। ठीक है, उसके तहत जो है वो पीआईओ और ओसीआई को ओसीआई कार्ड धारक की संज्ञा दे दी गई, की संज्ञा दी गई। समझ में आया? 2015 में क्या हुआ कि पीआईओ और ओसीआई को मिला करके ओसीआई कार्ड धारक, उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा था कि भाई पीआईओ कौन है, ओसीआई कौन है, जो पीआईओ है वही ओसीआई है, तो थोड़ा सा निर्णय ले पाना कठिन हो पा रहा था। तो हमने क्या किया कि 2015 में एक जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से पीआईओ और ओसीआई को विलय कर दिया और उन सबको ओसीआई कार्ड धारक की संज्ञा दे दी गई कि ये सारे लोग ओसीआई कार्ड धारक हैं। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई। इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी तो अब 2019 का जो नागरिकता संबंधी जो संशोधन है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नागरिकता संबंधी संशोधन 2019 में क्या था, आप लोग यही देखेंगे। पहला काम क्या किया गया उसमें, देखो, अगर हमको नागरिकता संबंधी संशोधन 2019 के बारे में एकदम क्लियर होना है, किसके बारे में, नागरिकता संशोधन 2019 के बारे में अगर हमको पूरा स्पष्ट जानकारी रखनी है तो हमको 3 बातें जाननी होंगी। 3 बातें क्या, इसमें पहला नंबर क्या किया गया था कि जो अवैध प्रवासी, अब मैं इसलिए कह पा रहा हूँ इसको एकदम स्वतंत्र होके कि मैंने अवैध वैध प्रवासी
निवासी, जनसंख्या, नागरिक, सब चीज आपके बीच में डिस्कस कर दिया है। तो अवैध प्रवासी, अवैध प्रवासी, अवैध प्रवासी की परिभाषा में बदलाव कर दिया, की परिभाषा में बदलाव कर दिया। ठीक। दूसरा इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने दूसरा एक प्रावधान ये कर दिया कि देशीकरण से प्राप्त नागरिकता के प्रावधान में परिवर्तन कर दिया। ठीक, परिवर्तन कर दिया। समझ में आ रहा है बात? हमने आपको नागरिकता जो भाग 2 का विषय है भारतीय संविधान में, उनमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता प्राप्त और समाप्ति के लिए प्रावधान बताए गए हैं। तो नागरिकता के लिए नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रावधान और समाप्ति के 3 प्रावधान में से एक प्रावधान देशीकरण होता है, नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है, उससे भी नागरिकता प्राप्त होती है, और ये विदेशियों को नागरिकता देने के लिए प्रावधान है। तो इसमें जो है देशीकरण से प्राप्त नागरिकता का जो प्रावधान था उसमें परिवर्तन कर दिया गया, मगर ये परिवर्तन जो है वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए था। किसके लिए था? कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए। अब यही है मेन आग की बात, इसी ने जो है इतने विवाद और आंदोलन करवाए। तीसरा क्या कर दिया गया? तीसरा कर दिया गया कि ओसीआई के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, ये भी प्रावधान कर दिया गया, किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि ओसीआई क्या है, पीआईओ क्या है और एनआरआई क्या है। ठीक है ना? तो ये इतनी चीजें की गई। अब अवैध प्रवासी की परिभाषा में बदलाव क्या कर दिया गया, इसके संबंध में हम लोग देख लें। इसमें क्या कर दिया गया कि पहले ये कहा गया था, अवैध प्रवासी की जो परिभाषा थी उसमें ये था कि ऐसे लोग जो भारत के अंदर बिना किसी विधिक दस्तावेज के या तो निवास कर रहे हैं और या तो यात्रा कर रहे हैं, तो उनको जो है अवैध प्रवासी कहा जाता था। ठीक। अब इसमें बदलाव क्या कर दिया गया, परिवर्तन क्या कर दिया गया? इसमें परिवर्तन ये कर दिया गया कि पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिर्फ 3 देश, अफगानिस्तान, ठीक, और बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश। 3 देशों के 6 संप्रदाय। कौन कौन? बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, हिंदू। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, हिंदू और सिख। ये कितने हो गए? 6 संप्रदाय। 6 संप्रदाय। ठीक। 3 देश से आए हुए, अवैध प्रवासी की परिभाषा चेंज हो रही है यहाँ पे। इन 3 देशों से आए हुए इन 6 संप्रदाय के लोगों के लिए जो 31 दिसंबर 2000
2014। ठीक, अब क्या देख रहे हो डेट, ये संशोधन कब हो रहा है 19 में, और ये डेट इसमें अनाउंस कब की जा रही है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से ऐसे प्रवासी जो बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, हिंदू, सिख, मतलब 6 संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, अगर वो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए हैं, भारत आ गए हैं, तो उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। समझ में आया? 31 दिसंबर 2014 तक अगर भारत आ गए हैं इन 3 देशों के 6 संप्रदाय से जुड़े हुए लोग, तो उनको भारत में अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इसके पहले अवैध प्रवासी का जो प्रावधान था कि वो चाहे जहां से भी व्यक्ति हो, अगर वो एक विधिक दस्तावेज नहीं लिया है तो उसको अवैध प्रवासी माना जाता था और उनको देश के बाहर किया जाता था, पर इसमें छूट दे दी गई। ठीक, दूसरा क्या कहा गया कि जो देशीकरण से प्राप्त नागरिकता के प्रावधान थे उनमें परिवर्तन कर दिया गया। तो देशीकरण से प्राप्त नागरिकता में प्रावधान क्या था, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पता आपको कैसे होगा, वो आप लोग अभी देखेंगे आगे कैसे होगा। तो देशीकरण से कैसे नागरिकता प्राप्त होती थी, यदि भारत में रहने का कोई भी इच्छुक जो विदेशी हो और भारत में पिछले 14 साल में कम से कम 11 वर्ष, पिछले 14 साल में 11 वर्ष भारत में रहा हो, प्लस पिछले 12 महीने में लगातार भारत में रह रहा हो। मतलब पिछले 14 में वो गैप कर सकता था, कुल 11 वर्ष ही अगर रहा हो इंडिया में तब भी माना जाएगा, परंतु वो लगातार जो 12 महीना गुजर गया है, ये लगातार 12 महीने भारत में रहा हो, तो उसको जो है देशीकरण से नागरिकता का प्रावधान किया गया था। अब इसमें छूट क्या दे दी गई कि इन लोगों को, जो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए 6 संप्रदाय के लोग हैं, इनको जो है 14 वर्ष में जो 11 वर्ष प्रावधान था उसको 11 से 5 वर्ष कर दिया गया। समझ में आया कि 11 वर्ष अगर ना भी हो, 5 वर्ष हो, तो भी उनको नागरिकता दे दी गई। तो इसमें विवाद क्या था, विपक्ष ने क्या कहा, किस पे टोका, और विपक्ष का मानना क्या था। विपक्ष क्या कहता था कि भाई आप जन्म स्थान, जाति और धर्म के स्थान पे भेदभाव नहीं करोगे, ये आप समानता का अधिकार देते हो अपने संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में आपने ये प्रावधान किया है, और आप अपनी ही बातों पे खरे नहीं उतरे। और दूसरा, एक असम समझौता भी हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जो इनर लाइन होगी, जहाँ पे AMTM एक फार्मूला चलता है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, उसमें जो है उधर के जनजातीय क्षेत्रों को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो उसमें ये प्रावधान किया गया था कि इन दो पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, अपवाद स्वरूप ये इसमें व्यवस्था भी की गई थी। परंतु इसमें कुल जमा बातें यही थी कि यहाँ के जो लोग थे, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, वो कहते थे कि अगर आपने बाहर के लोगों को नागरिकता दी ही, तो जो है ये धर्म के आधार पे आपने क्यों गैर मुस्लिम लोगों को ही दिया, मुस्लिम को नहीं दिया। तो दरअसल इस एक्ट में गवर्नमेंट ने ये मेंशन किया था कि हम ये जो आरक्षण या ये जो सहूलियत दे रहे हैं, ये धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अधिकतर मुस्लिम ही हैं। तो ऐसा नहीं माना जा सकता है कि आप मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों को जो है धार्मिक रूप से उत्पीड़न किया जा सके। तो इसीलिए इन सब लोगों को की हालत वहाँ पे ख़राब है, इसलिए इन सब लोगों को हम यहाँ पे कुछ सहूलियत दे रहे हैं ताकि वो यहाँ पे आ सके और जो है वो रह सके। तो आशा है इतनी बात आप सारे लोगों को समझ में आ गई होगी
कि राज्य क्या है, जनसंख्या क्या है, भारतीय डायस्पोरा क्या है, और 2019 में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए, जो संशोधन हुआ, उसमें बवाल क्या था और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है की गई और क्यों की गई, किन देश के किन नागरिकों के लिए ये आरक्षण देता था। आपको इसमें से अगर कोई प्रश्न भी बनेगा तो आप लोग सॉर्ट आउट कर ले जाएंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।